नशे की लत इंसान को बर्बाद कर देती है और उससे कई सगे रिश्ते भी बर्बाद हो गए हैं, उसलिए तो उसको हराम करार दिया गया है। ये कहानी भी ऐसे ही लड़के की है जिसने अपनी ही बहन के साथ जो किया, सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। उसलिए कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। मैं नशे की हालत में घर पहुंचा तो मेरी बहन मुझे देखकर घबरा गई। फौरा ही दौड़कर मेरे पास आई, कहने लगी, भैया क्या हो गया है? और फिर उसे मेरे मुंह से उठी शराब की बो महसूस हो गई। वो घबरा कर पीछे हटी और कहने लगी है, आपने शराब पी है? मैंने फौरा इनकार में सर हिलाया और उसे पकड़कर सीने से लगा लिया। वो घबरा कर मुझ में समट गई। मैंने उससे कहा कि जबरदस्ती मेरे दोस्तों ने पिला दी है, मुझे मेरे कमरे में छोड़ दो। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे कमरे तक ले गई तो मैं उसे सीने से लगाकर ही बिस्तर पर बैठ गया और बस गहरी गहरी सांसें लेता रहा। दरअसल मैं उसकी खुशबू को अपने अंदर उतार रहा था और वो मुझे अपना भाई समझे सीने से लगाए बैठी थी और शायद बहुत परेशान भी थी, मगर ये राज में ही जानता था कि वो मेरी सगी बहन नहीं थी। घर में इस वक्त सिवाय उसके और मेरे कोई भी मौजूद नहीं था और मैंने उसी बात का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की थी। मैं नशे में जरूर था लेकिन अपने होश व खुवास में था। मैंने जानबूझकर उसे खुद में समेट रखा था और अपनी ख्वाहिशों को तस्कीन पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर गुजरी तो वो मुझसे कहने लगी कि भैया मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ, अब खाना खाकर आराम कर लीजिएगा। वो खुद को मुझसे अलग करने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने उसे जबरदस्ती अपने बाजों में जकड़ लिया और कहा कि मुझे भूख नहीं है, बस तुम कुछ देर मेरे साथ ही लेट जाओ। कुछ देर तो वो खामोश रही, फिर उसने मेरे जूते उतारे मुझे बिस्तर पर लटा दिया और खुद भी मेरे दूसरी तरफ लेट गई। शायद वो मुझे सलाना चाहती थी, लेकिन इतनी खूबसूरत रात में कमबख्त नींद किसे आनी थी। मेरा तो सारा ध्यान उस नाज़नीन की तरफ था जो अपनी सारी खूबसूरती लिए रात की इस तन्हाई में मेरे बिस्तर पर मौजूद थी। मैंने जानबूझकर उसके सीने पर हाथ रख दिया और उसकी धड़कन को महसूस करने लगा। इसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, शायद वो कुछ परेशान सी थी। फिर मैंने खुद ही उसे अपने करीब किया। वो सटपटाकर दूर हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने उसे काबू कर लिया। फिर धीरे से सारी हदें पार करके उसके नाज़िक। मैं सिर्फ 2 साल का था जब मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया। मेरी खाला ने मजबूरा मुझे गोद ले लिया। उनके बच्चे भी नहीं थे, मेरे जरिए उन्होंने अपनी सूनी गोद को भर लिया और यूं मैं अपने खाला के घर पुरुष पाने लगा। मगर खालों को मेरा वजूद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। वो इस हक में नहीं थे कि एक गैर बच्चा उनके घर में पले बढ़े, लेकिन खाला के सिवा मेरा कोई भी नहीं था और खाला मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसी लिए वो मेरे हक में खालू से झगड़ा करते और मुझे अपने पीलू में छिपा कर रखते। जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, मुझे खालू के रवैये का खंचाव और उनकी नज़रों की नफरत बहुत अच्छी तरह महसूस होने लगी। और फिर जब मैं 8 साल का हुआ तो मुझे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई कि मैं खालू के लिए एक अनचाहा बोझ था जिसे वो बस खाला की मोहब्बत में उठा रहे थे। लेकिन जैसे ही खाला यहाँ वहाँ होती, वो मुझ पर तंज के नश्तर बरसाने लगते और ऐसी बातें करते कि मेरा दिल चाहता कि मैं घर छोड़कर कहीं फिरार हो जाऊं, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां भागकर मैं जा सकता। इसीलिए मजबूरा मैं खालू की नफरत सहने लगा, लेकिन मेरे दिल में खालू के खिलाफ एक अग भड़क उठी थी। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं अपने हाथों से उनकी जान ले लूं। खाला ने मुझे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया था। फिर मैं ट्यूशन और मदरसे जाने लगा तो खालू से मेरा सामना होना बहुत कम हो गया और मेरी जिंदगी में कुछ सुकून आ गया। फिर एक दिन बातों बातों में खाला ने मुझे बताया कि अब घर में एक नया मेहमान उन्हें वाला है। खाला की बात पर मैं चौंक उठा। हमारे घर में तो मेरे खाला और खालू के सिवा और कोई भी नहीं था, ना ही कोई ऐसा रिश्तेदार था जो हमारे घर उता। फिर खाला किसकी बात कर रही थी, कौन उन्हें वाला था? मैं सोच में पड़ गया था और फिर वक्त गुजरने के साथ मुझे पता चला कि खाला उम्मीद से हैं। और फिर 9 महीने बाद खाला ने एक फूल सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन उसकी पैदाइश मेरे लिए मजीद मुसीबत का बास बन गई, क्योंकि जैसे ही खालू की गोद में अपनी बेटी आई, उन्होंने खाला से इसरार करना शुरू कर दिया कि अब पराए बच्चे को घर में रखने की जरूरत नहीं है। वो अपनी सुगी बेटी को मुझ पर तरजीह देने लगे। उनकी नज़र में मेरी कोई हैसियत बाकी नहीं बची थी। खाला जो मेरे जरिए अपनी गोद भर चुकी थी, अपनी सुगी बेटी के पैदा होने पर वो भी बहुत मसरूफ हो गई थी। उनका सारा वक्त बच्ची की देखभाल में निकल जाता और उनके पास इतना वक्त भी ना होता कि वो मुझसे 2 घड़ी बात कर लेती। इन सब बातों ने मुझे न सिर्फ हसास बना दिया था, बल्कि मैं हर रिश्ते से नफरत करने लगा था।
अलबत्ता खाला की नन्ही मनी फूल सी गड़िया मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि मेरी उसके साथ न ही कोई दुश्मनी थी, न ही उसने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया था। एक दिन मैं स्कूल से उते ही भागकर खाला के कमरे में गया ताकि खाला की बेटी जंत को गोद में उठाकर प्यार कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने जंत को गोद में उठाया, वो जोर जोर से रोने लगी। मुझे उसके रोने की वजह तो मालूम नहीं थी, लेकिन इसी वक्त खालू घर आ गए। को मेरी गोद में रोते हुए देखा तो मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैंने जन्नत को कोई नुकसान पहुंचाया है, जब ही वो अचानक से रोने लगी है। ये बात सिर्फ इल्जाम थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। लेकिन खाला ने जन्नत को मेरी गोद से झपटा और कहने लगी कि उज के बाद तुम जन्नत को गोद में मत उठाना। खाला ने पता नहीं ऐसा क्यों कहा था, लेकिन मुझे उनकी बात बहुत नागवार गुजरी थी। मैं तो जन्नत से सिर्फ मोहब्बत करता था और उसी लिए उसके कमरे में आया था, लेकिन खाला को पता नहीं किया लगा था। शायद वो भी खालू की तरह मुझ पर शक कर रही थी। यही सोचकर मैं पांव पटकता हुआ कमरे से निकल गया और खुद को अपने कमरे में मकैद कर लिया। शाम तक न ही खालू ने मुझे पूछा, न ही खाला ने। मैं भूखा प्यासा अपने कमरे में ही बैठा रहा। शाम के वक्त खाला मेरे कमरे का दरवाजा बजाने लगी। बहुत देर बाद जब मैंने दरवाजा खोला तो वो मेरे पास बैठ गए। कहने लगी कि तुम्हारे खालू को तुम्हारा यहाँ रहना बर्दाश्त नहीं होता। ये तो मैं हूँ जिसकी वजह से तुम यहाँ रहते हो। बेहतर है तुम जन्नत से दूर रहा करो, क्योंकि तुम्हारे खालू जन्नत के मामले में बहुत हसास हैं। उनके सामने मैंने जानबूझकर तुम्हें डांट दिया था ताकि उनके दिल को तसल्ली हो जाए। खाला अपना दुख मेरे सामने बयान कर रही थी कि वो खालू के आगे मजबूर हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं हो रही थी, बल्कि मुझे यही लग रहा था कि खालू की तरह अब खाला की जिंदगी में भी मेरी कोई जगह नहीं रही है। वो बस अब मुझे बोझ की है तरह बर्दाश्त कर रही हैं। और फिर उस दिन के बाद से मैंने पूरी तरह खामोशी अख्तियार कर ली। मैं अपने कमरे से निकलता तो स्कूल और ट्यूशन चला जाता और वापस आता अपने कमरे में बंद हो जाता। मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी थी और खालू और खाला से किनारा अख्तियार कर लिया था। कभी कभी खाला मेरे कमरे में इतें तो मुझे समझाने की कोशिश करती कि इस तरह तन्हा मत बैठा करो, लेकिन मुझे खाला की बातों में भी अब दिलचस्पी नहीं थी। अलबत्ता आहिस्ता आहिस्ता जन्नत बड़ी होने लगी तो वो खुद भाग भाग कर मेरे कमरे में आ जाती। आकर मुझे अपनी तोतली ज़बान में भया कहती तो मुझे उससे और भी नफरत महसूस होती, क्योंकि खाला का रवैया मेरे साथ जन्नत की पैदाइश के बाद से ही तो बदला था, वरना खाला हमेशा मेरी तरफदारी ज़रूर किया करती थी। मैंने जन्नत को खुद से दूर रखना शुरू कर दिया, लेकिन जितना मैं उसे खुद से दूर करता वो इतना मेरे पास उती और भया भया कहकर मेरे उर्द गर्द शोर डाल देती। मैं 15 साल का था और जन्नत सिर्फ 6 साल की थी जब मेरे खालू को फालिज का अटीक आ गया और वो पूरी तरह बस्त्र पर पड़ गए। खालू का कोई बेटा नहीं था। जन्नत भी बहुत छोटी थी। ऐसे में मैं वाहिद उनका सहारा था। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी और एक मामूली नौकरी शुरू कर दी ताकि घर का गुजारा चल सके, और फिर मेरी कमाई से ही घर का खर्च होने लगा। खाला मेरे अगा अक्सर शर्मिंदा होकर सर झुका लेते और हम हमेशा हमेशा खालो, वो तो मुझे देखकर निगाहें ही नहीं उठाते थे। और फिर एक दिन खालू शदीद बीमार हो गए और मैं उनके पास गया तो वो मुझसे माफ़ी मांगने लगे। वो मुझसे अपने हर रवैये पर माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन मेरे पास वो अल्फाज भी नहीं थे कि मैं उन्हें मुआफ़ कर देता। मेरे दिल में पूरी तरह जहर घल चुका था, वो जहर जिसका बैज उन्होंने ही मेरे अंदर बोया था। मैंने दिखावे को खालू को मुआफ़ कर दिया था, मगर दिल से मैं यही चाहता था कि खालू जल्द से जल्द इस दुनिया से चले जाएं, ताकि ये घर मेरा हो जाए और मैं यहाँ सुकून की सांस लूँ। मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी हुई और महीने के अंदर ही खालू इस दुनिया से चले गए। खाला बिल्कुल अकेली रह गई, बस मैं ही उनका सहारा था। वो अक्सर मेरे कंधे पर सर रख कर बहुत रोते और खालू की ज़्यादतियों पर मुझसे मुआफ़ी मांगती रहती। मैंने खाला से कोई शकवा शिकायत नहीं की, बस मैं उनका सहारा बना रहा। खालू के जाने के बाद तो खाला ने जन्नत को और भी अपने करीब कर लिया था। वो हर वक्त उसका ख्याल रखते, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करते। कोशिश तो मैं भी यही करता था कि जन्नत को किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन ये सब मेरी मोहब्बत नहीं थी, बल्कि मैं वो एहसान खाला को वापस लौटाना चाहता था जो उन्होंने मुझे गोद लेकर किया था, और मुझे लगता था कि इस तरह मैं उनके एहसान से इजाद हो जाऊंगा। एक रोज़ खाला बाजार गई हुई थी कि जन्नत भागती हुई मेरे कमरे में आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे चॉकलेट की फरमाइश करने लगी। जन्नत 10 साल की हो चुकी थी और मैं 18 साल का।
वो खुलकर पूरी तरह फूल बन चुकी थी। उसका हाथ पकड़ना मुझे मेरे अंदर एक अजीब सा जज्बा पैदा कर गया। मैं गौर से जंत को देखने लगा और मुझे एहसास हुआ कि अब वो बच्ची नहीं रही। मैंने आगे बढ़कर उसे बेसाख्ता ही सीने से लगा लिया और कहा कि मेरी गुड़िया को जो भी चाहिए मुझे बता दे, मैं ला दूंगा। और फिर वो मुझे मुख्तलिफ चॉकलेट और आइसक्रीम की लस्ट सुनाने लगी। खाला ने उसे ये कभी नहीं बताया था कि मैं उसका सगा भाई नहीं हूँ, बल्कि ये बात तो बहुत ही कम लोग जानते थे, क्योंकि जब मैं उस घर में आया था तो सिर्फ 2 साल का था, इसीलिए जन्नत भी मुझे अपना सगा भाई समझती थी। मैंने उसे सीने से लगाया तो वो भी मुझसे लपट गई और अपनी फरमाइशें सुनाकर कुछ ही देर बाद चली गई। अलबत्ता जाते जाते मेरे होश व हवास भी साथ ले गई। मेरा दिल उसके लिए बेचैन होने लगा। कुछ उम्र का तकाजा था और कुछ सालों से दिल में पनपती हुई नफरत कि मैंने सोचा कि हाथ बढ़ाकर उसे हासिल कर लूं तो क्या बुराई है। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर खालू जिंदा होते तो जन्नत को मेरे सीने से लगा देखकर उनकी जान निकल जाती। वो यकीना मेरे मुंह पर तमाचा लगा देते। ये ख्याल उते ही मेरे जज्बात ने शद्दत पकड़ ली और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जन्नत को अपने करीब करूं और खालू की नाइंसाफियों का बदला उसी तरह पूरा कर लूं। सालों से मेरे दिल में जो अग सलग रही थी, जन्नत को हासिल करके मैं उसे मिटा सकता था, और फिर मैंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। जन्नत से जो दूरी मैंने इतने सालों से बनाए रखी थी, उसे आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना शुरू किया। कभी मैं उसके कमरे में चला जाता तो कभी उसे बुला लेता। वो जो सालों से भया भया कहकर मेरे आगे पीछे घूमने की कोशिश करती थी, मेरी तौजा पाकर खुशी से खुल उठती और भाग भाग कर मेरे काम करती खाला बूढ़ी हो चुकी थी और ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। उन्हें तो इस बात का एहसास भी नहीं था कि उनकी नाक के नीचे में क्या खेल खेल रहा हूँ। कभी मैं जन्नत को अपने सीने से लगा लेता तो कभी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लेता। जन्नत बेचारी मुझे अपना भाई समझती थी, इसीलिए इन हरकतों को महसूस न करती और खुशी खुशी मेरे साथ बैठकर अपने सारे दिन के किस्से सुनाती। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ने लगी थी। मैं जवान हो चुका था, कब तक खुद को बहकने से रोकता। एक दिन मैंने आगे बढ़कर जन्नत के रुखसार को चूम लिया और खाला ने इसी वक्त मुझे और जन्नत को एक साथ इस तरह देख लिया। वो गुस्से में कमरे में आई और कहने लगी, जन्नत जाकर अपना स्कूल का काम पूरा करो। जब जन्नत चाली गई तो खाला मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी कि जन्नत ये बात नहीं जानती, लेकिन तुम जानते हो कि तुम उसके सगे भाई नहीं हो। जन्नत अब जवान हो रही है, उसके साथ इस तरह का ताल्लुक मत बनाओ। खाला की बात पर मैंने नजरें झुका लीं और कोई जवाब न दिया। खाला मुझसे कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश है कि जब जन्नत बड़ी हो तो मैं उसे न सिर्फ सच बताऊं, बल्कि तुम्हारी और उसकी शादी भी करवा दूं। तुमको मैंने हमेशा अपना बेटा माना है और मैं चाहती हूं कि तुम ही मेरी जन्नत का सहारा बनो, लेकिन जब तक तुम ऐसी वैसी कोई हरकत न करना। खाला के लहजे में वसूसे बोल रहे थे। शायद उन्हें मेरी हरकतों का अंदाजा हो गया था। मैंने खाला से कहा, बेफिक्र रहें, मैं हमेशा जन्नत का ख्याल रखूंगा। मेरी बात पर वो पूरी तरह मुतमईन हो गई और अपने कमरे में चली गई। लेकिन मेरा दिल ये सोचकर परेशान होने लगा कि खाला मेरी और जन्नत की शादी के ख्वाब देख रही हैं। मेरी जन्नत से करबत सिर्फ और सिर्फ बदले के लिए थी। मैं उससे शादी का ख्वाहिश मंद नहीं था। मेरी नज़र में तो जन्नत वो लड़की थी जिसने मुझसे मेरी जिंदगी की बच्ची कुची खुशियां भी छीन ली थीं। मैं उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बना सकता था? खाला के समझाने के बावजूद भी मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं या और आहिस्ता आहिस्ता जन्नत के बहुत ज्यादा ही करीब हो गया। बार बार उसे सीने से लगाता, उसके बालों से खेलता और कभी कभी तो उसे चूम भी लेता। और फिर एक दिन खाला ने मुझे बताया कि उन्हें मजबूरा दूसरे शहर जाना होगा। खाला की एक नंद थी जो दूसरे शहर में रहती थी और उनका इंतकाल हो गया था। खाला को बहुत मजबूरा वहां होगा। जनाजे में शिरकत के लिए जाना था। खाला कहने लगी कि जन्नत के इम्तिहान हैं, मैं उसे साथ नहीं ले जा सकती, तुम उसका ख्याल रखना। मैंने मुस्कुराकर खाला से कहा, बेफिक्र रहें, अब ही तो कहती हैं कि अब मेरी और जन्नत की शादी करवाएंगी, तो फिर जन्नत का सबसे ज्यादा ख्याल मैं खुद रखूंगा। मेरी बात पर खाला मुस्कुरा उठें और कहने लगी कि हाँ, मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारी और जन्नत की मंगनी के बारे में सोचूंगी। और फिर वो दोपहर की ट्रेन से दूसरे शहर के लिए निकल गईं। जब मैं अपनी नौकरी से वापस होंगी तो तुम्हारी और जन्नत की मंगनी के बारे में सोचूंगी। और फिर वो दोपहर की ट्रेन से दूसरे शहर के लिए निकल गईं। जब मैं अपनी नौकरी से वापस होंगी तो तुम्हारी और जन्नत की मंगनी के बारे में सोचूंगी।
और फिर वो दोपहर की ट्रेन से दूसरे शहर के लिए निकल गईं। जब मैं अपनी नौकरी से वापस होंगी तो तुम्हारी और जन्नत की मंगनी के बारे में सोचूंगी। और फिर वो दोपहर की ट्रेन से दूसरे शहर के लिए निकल गईं। जब मैं अपनी नौकरी से वापस होंगी तो तुम्हारी और जन्नत की मंगनी के बार लौटा तो मैंने थोड़ी बहुत शराब पी रखी थी। मुझे शराब नोशी की आदत नहीं थी, लेकिन उज के दिन मैंने खास कर थोड़ी सी शराब पी थी ताकि जन्नत के साथ खुलकर मजे ले सकूं। मुझे यकीन था कि मुझे नशे में देखकर जन्नत न सिर्फ मेरे करीब होएगी, बल्कि मैं उससे जो कहूँगा वो मान लेगी। मुझे उसकी फितरत का अंदाज़ा था। उसी लिए जब मैं नशे में घर में दाखिल हुआ तो वो फौरा ही मेरे पास आ गई। उसने मुझे सहारा दिया तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर उसे सीने से लगा लिया, उसे महसूस करने लगा। जन्नत सहारा देकर मुझे मेरे कमरे में ले गई। उसने मुझे पानी भी पिलाया और खाने का पूछने लगी, लेकिन मैंने उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेटा लिया। वो बेचारी मेरे खातिर मेरे साथ लेट गई ताकि मुझे सला सके, मगर मेरी नीयत में तो पहले से ही खोट था। मैंने आहिस्ता से उसे अपने करीब किया और फिर उसका दुपट्टा हटाकर एक तरफ रख दिया। वो घबरा कर मुझे देखने लगी। मैंने मुस्कुराकर उसके चेहरे पर ये बालों को पीछे किया और करीब होकर उसके नाजुक से लबों को चूम लिया। मेरी उस हरकत पर वो पूरी तरह ही बदकी, लेकिन मैंने उसे खींचकर अपने और नज़दीक कर लिया। मेरी उस हरकत पर उसने अपनी सांस रोकी थी और पूरी पीली पड़ गई थी। मैंने फिर उसे किस कर अपने सीने से लगा लिया और अपने जज्बात उस पर लिटाने लगा। वो मछली की तरह तड़प रही थी और मुझे पुकार कर बस एक ही बात कह रही थी कि भैया मुझे छोड़ दें, मुझे तकलीफ हो रही है। मगर उसकी तकलीफ मुझ पर असर नहीं डाल रही थी, क्योंकि सालों मैंने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की थी। खालू का रवैया, उनके जमले इस वक्त मेरे कानों में गूंज रहे थे और मेरा दिल चाह रहा था कि हर इस लम्हे की अज़ियत में जन्नत पर निकाल दूं। जो खालू ने मुझे दी थी वो खालू की बेटी थी और बस यही बात मुझे याद थी। काफ़ी देर तक मैं अपने जज्बात की शिद्दत इस पर लटाता रहा और वो रोती रही, मगर मुझे इस पर रहम न आया। और फिर जब मैं थक गया तो मैंने उसे आज़ाद कर दिया। वो दिया सब का बटा सब सोहपने टेता ई डक्रोचड सुद्यापा तेवर कीगे रोते हुए मुझसे दूर हुई और अपना दुपट्टा उठाकर भागती हुई अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे सालों का बदला पूरा हो गया। मेरे अंदर लगी आग बुझ चुकी थी और मैं खुद को बहुत प्रसकून महसूस कर रहा था। मुझे इस बात का कोई डर खौफ नहीं था कि वो खाला को क्या बताएगी या आगे क्या होगा, क्योंकि मुझे अब खाला की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि खाला को मेरी ज़रूरत थी। 2-4 घंटे मैंने नींद पूरी की और उसके बाद उठकर अपना सामान बांधा, क्योंकि अब उस घर में मेरी कोई जगह बाकी नहीं थी। जब खाला को मेरी सच्चाई पता चलती तो वो खुद मुझे धक्के मारकर निकाल देती। उसीलिए उनके होने से पहले ही मैंने खामोशी से ही उनका घर छोड़ दिया। घर से निकलने से पहले जब मैं जन्नत के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे उसके रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक लम्हे के लिए मुझे उसके रोने पर तकलीफ का एहसास हुआ था, क्योंकि उसने अपनी ज़ात से कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। लेकिन फिर मेरे दिल में यही ख्याल आया कि वो खालों का खून है और यही सब कुछ डीजरू करती है। मैं खामोशी से वहां से निकल गया और किराए के घर में शिफ्ट हो गया। मैंने अपने पीछे अपना कोई पता नहीं छोड़ा था कि खाला मुझ तक पहुंच सकती। ऐसे ही तकरीबन 4-5 साल गुजर गए। मुझे अक्सर जन्नत का ख्याल होता, लेकिन मेरी नफरत इस ख्याल के उड़ जाती। हर गुजरते दिन के साथ मैंने तरक्की की थी और मेरी नौकरी बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में कभी शादी का ख्याल नहीं आया था। मैं 30 साल का हो चुका था और अब तक बिल्कुल तन्हा था। कभी कभी रात के किसी पहर मुझे जन्नत की याद सताती और दिल चाहता कि मैं एक बार फिर उसे अपने अंदर जज्ब कर लूं, लेकिन अब जन्नत कहीं नहीं थी। और फिर एक दिन मैं अपने आप पर काबू न रख सका और अपने इसी मोहल्ले में पहुंच गया जहां खाला का घर था। वहां मेरा एक पुराना दोस्त मुझे देखकर दौड़ता हुआ मेरे पास आ गया और कहने लगा, तो कहाँ चला गया था? तेरे जाने के दूसरे दिन बाद ही तेरी खाला दूसरे शहर से लौटी और उन्हें हार्ट अटैक हो गया। वो उसी वक्त इस दुनिया से चली गई। खाला की मौत का सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि खाला इतनी अचानक उस दुनिया से चली जाएगी। वही मुझे बताने लगा कि जन्नत उसी घर में अकेली रहती है। अपनी माँ के इंतकाल के बाद उसके पास बच्चे की पैदाइश हुई तो सबको पता चला कि वो बद किरदार है। उसी लिए शायद उसकी माँ मर गई। सारे मोहल्ले वालों ने उस पर पथराव किया, लेकिन वो अपने बच्चे के साथ घर में ही बंद रहने लगी। कुछ मोहल्ले की औरतें मदद की खातिर उसे राशन पानी पहुंचा देती हैं। वो उज भी उसी घर में है,
ये सुनकर मुझ पर क़यामत टूट पड़ी थी। मैं फौरा खाला के घर पहुंचा और दरवाज़ा बजाया तो मैंने उस जंत को देखा, जिसे देखकर मैं पहचान ही नहीं पाया। उसका कमलाया हुआ चेहरा, बिखरे हुए बाल और फटा हुआ लिबास देखकर मेरी जान निकल गई थी और मुझे देखकर जैसे उसके चेहरे पर कितने ही रंग गुजर गए थे। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा लॉक कर लिया। वो दीवार से लगी, बस मुझे देखी चली जा रही थी और फिर मेरी नज़र दूध बैठे एक बच्चे पर पड़ी जो शायद 6-7 साल का था और हैरत से मुझे देख रहा था। मुझे ये पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि वो हो बहो मेरे जैसा था और मैं जानता था कि जंत के साथ इतना बड़ा जुल्म किसने ढाया है। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए हैं और उसके कदमों में बैठकर माफ़ी मांगने लगा। जंत फूट फूट कर रो रही थी और मुझसे खौफजदा हो रही थी। मैंने उससे अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगी थी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी। मैंने अपने बच्चे को गोद में उठाया और उसे प्यार किया। मुझे पहली बार एहसास हो रहा था कि मैंने अनजाने भी अपने जैसा ही एक और बच्चा पैदा कर दिया था, जिस तरह मैं एहसास कमतरी में पला बढ़ा था। मेरा बच्चा भी वैसे ही पल रहा था और ये सब मेरी गलती थी। मैंने जन्नत से कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ, उसे इज्जत की जिंदगी देना चाहता हूँ। मेरी बात पर वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि यही सब कुछ है तो उम्मा भी चाहती थी। उम्मा ने मरने से पहले मुझे बताया कि अब मेरे सगे भाई नहीं हैं, उसीलिए अपने मुझ पर इतना बड़ा जुल्म किया है। लेकिन उम्मा तो मेरी और अप हैं कि शादी ही करवाना चाहती थी, फिर अपने ये सब कुछ क्यों किया? और मैंने आहिस्ता से उसे अपने अंदर जलती हुई नफरत की आग का किस्सा सुना डाला। कितने ही लम्हे वो खामोश हो गई रही थी। वो बगैर किसी जर्म के मेरी नफरत की आग में झलस गई थी। फिर मेरे माफ़ी मांगने पर उसने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने उससे निकाह किया और उसे अपने दूसरे घर ले आया। उज में जन्नत और मेरा बच्चा हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन मेरे और जन्नत के दरमियान एक अनदेखा फासला है। मैंने उसे बहुत मोहब्बत दी और उसे खुश करना चाहा, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रहती है। उसकी आँखें कहीं गुम हो चुकी हैं और ये सब कुछ मेरे गुनाहों का नतीजा है। मैं दुआ करता हूँ कि जल्द ही हमारा रिश्ता बेहतर हो जाए और वो मुझे दिल से कबूल कर ले, लेकिन शायद वो अपनी खामोशी से ही मुझे सारी जिंदगी सजा देने की ख्वाहिश रखती है और ऐसा करने में वो हक है बजानिब है। क्या आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है?